जब कोई इंसान सफल होता है तो जाहिर सी बात है कि वो कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स या वैल्यूज़ को फॉलो कर रहा होता है जिनकी वजह से सफलता उसके जीवन में आई। और जब इन वैल्यूज़ से हम छेड़छाड़ कर देते हैं या इनसे दूर होने की कोशिश करते हैं तो सक्सेस भी मुंह मोड़ लेती है, किनारा कर लेती है। मगर अभी हम बात सक्सेस की करेंगे और ऐसा ही एक सक्सेसफुल इंसान है ब्रूस ली, जिनके बारे में शायद ही कोई ना जानता हो। और आज की इस बुक समरी में जो लेसन हम सीखने वाले हैं वो खुद ब्रूस ली ने अपने जीवन में इम्प्लीमेंट किए हैं और उन्हें अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी किया है। तो आज की बुक समरी का नाम है स्ट्राइकिंग थॉट्स विजडम फॉर डेली लिविंग, जिसे लिखा है ब्रूस ली ने। इस समरी में ब्रूस ली की ज़िंदगी के प्रिंसिपल्स बताए गए हैं। इसके ज़रिए आप समय, इमोशन, प्यार, काम, सक्सेस और बाकी बहुत चीज़ों के बारे में ब्रूस ली की सोच से रूबरू होंगे। ब्रूस ली सिर्फ एक महान आर्टिस्ट मार्शल नहीं है, बल्कि वो एक बेहतरीन टीचर और फिलोसफर भी रहे हैं। उनके कई स्टूडेंट्स उन्हें अपनी ज़िंदगी का सबसे अच्छा टीचर मानते हैं। उनकी नॉलेज ज़िंदगी के मुश्किल दौर में आपके काम आएगी। तो आइए फिर शुरू करते हैं इस लर्निंग जर्नी को। ये कहना गलत नहीं होगा कि ब्रूस ली के नाम से लगभग सभी वाकिफ़ हैं। ब्रूस ली एक महान एक्टर और एक बेमिसाल मार्शल आर्टिस्ट थे। आज भी उन्हें एक आइकॉन और इंस्पिरेशन के रूप में देखा जाता है। वैसे तो उनमें कई खूबियाँ थीं जिसकी वजह से वो मशहूर थे, लेकिन उन्हें एक अच्छे इंसान के तौर पर भी याद किया जाता है। ब्रूस ली ने बहुत लंबी तो नहीं लेकिन अच्छी ज़िंदगी जी है। उन्होंने अपने जीवन में कुछ कॉन्सेप्ट्स को फॉलो किया था जो आज भी सेल्फ हेल्प में बहुत मददगार साबित हुए हैं। इस समरी की मदद से आप सीखेंगे कि दूसरों से इन्फ्लुएंस हुए बिना ज़िंदगी को अच्छे से कैसे जिया जा सकता है। कई बार आसान प्रिंसिपल्स के ज़रिए हम अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं। तो आइए इन प्रिंसिपल्स को समझते हैं और इस लर्निंग जर्नी की शुरुआत करते हैं इस पहले चैप्टर से, एम्प्टी योर कप। एनी ने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। जब से उसने बेकिंग करना शुरू किया था उसकी इच्छा थी कि वो घर पर बनाए गए फ्रेश कुकीज़ को बेके। वो जब भी कुकीज़ बनाकर दोस्तों और परिवार वालों को खिलाती तो सभी उसकी तारीफ़ करते थे। मगर एक बेकर होना और एक एंटरप्रेन्योर होना दोनों में बहुत फ़र्क है। यदि आप लाजवाब कुकी बना सकते हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप उसे बेचने में भी माहिर होंगे। तब एनी को ब्रूस ली के शब्द याद आए कि शुरुआत अक्सर जीरो से ही होती है। ब्रूस ली का मानना था कि कुछ सीखने के लिए सबसे पहले अपने कप को खाली करना होता है। इसका मतलब ये है कि आप जो कुछ भी जानते हैं उसे भूल जाइए। इसके पीछे उनका लॉजिक ये था कि जब भी किसी के मन में पहले से ही कोई बात बैठी होगी तो उसे कुछ भी सिखाना बेकार है। इसलिए एनी को जो थोड़ी बहुत बिजनेस की नॉलेज थी उसने उसे अपने दिमाग से निकाल दिया और फिर उसने एक भरोसेमंद दोस्त जेफ से मदद मांगी। जेफ एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था। एनी ने उसे अपना मेंटर बना लिया और जब जेफ उसे कुछ एडवाइस देता तो एनी उन्हें बहुत ध्यान से सुनती थी। एनी जानती थी कि जेफ को बिजनेस के बारे में उससे कहीं ज़्यादा नॉलेज है। हाँ, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट और बातें थी जिन्हें सुनकर एनी को लगा था कि ये काम नहीं करेंगे, लेकिन जब उन्हें सच में उसने अप्लाई किया तो उसका बिजनेस बढ़ने लगा। एनी ने अगर जेफ की बात नहीं मानी होती तो वो ये रिस्क कभी नहीं ले पाती। नेक्स्ट है शिफ्ट योर माइंडसेट। ब्रायन हमेशा स्ट्रेस में रहता था। वो अपनी जॉब, रिश्ते, हेल्थ सभी के बारे में बहुत चिंता किया करता था। उसकी जॉब बहुत डिमांडिंग थी, इसलिए वो जी तोड़ मेहनत करता था। बहुत सारा काम करने की वजह से उसे थकान महसूस होने लगी थी। ब्रायन को लगने लगा था कि उसकी ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं। क्या उसकी पूरी ज़िंदगी बस पैसा कमाने में और बिल्स भरने में ही निकल जाएगी? और ये सोचकर वो टेंशन में रहने लगा। कुल मिलाकर उसकी ज़िंदगी एकदम बर्बाद थी। एक दिन जिस कंपनी में ब्रायन काम करता था उसने नए लोगों को हायर किया और उनमें से एक था ग्रेग।
ग्रेग ब्रायन से ठीक उल्टा था। वो बड़ा ही जिंदा दिल था और हमेशा ही खुश रहता था। ग्रेग के इस नेचर की वजह से ब्रायन को गुस्सा आता था कि आखिर कोई इतना खुश कैसे रह सकता है। और इस जख्म पर नमक छिड़कने वाली बात ये थी कि दोनों ही हम उम्र थे। ब्रायन ये समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर वो क्या गलत कर रहा है, वो ग्रेग की तरह खुश क्यों नहीं है। शुरुआत में ब्रायन को लगा कि ग्रेग की ज़िंदगी में कोई समस्या है ही नहीं, शायद उसे जॉब की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो अमीर है। हो सकता है कि उसके सब रिश्ते अच्छे हों, हो सकता है कि ग्रेग को कोई बीमारी ना हो, मगर ब्रायन गलत था। ग्रेग कोई अमीर नहीं था। उसने अपनी बीवी को 2 साल पहले खो दिया था और अगले महीने उसकी सर्जरी होने वाली थी। ब्रायन ने उससे पूछा कि इतना सब हो जाने के बावजूद भी वो इतना खुश कैसे रह सकता है। तो इस पर ग्रेग ने कहा कि कुछ साल पहले वो भी बिल्कुल ब्रायन की तरह ही हुआ करता था। ग्रेग हमेशा टेंशन और गुस्से में रहता था। फिर उसकी बीवी गुजर गई। उसे एक गहरा सदमा लगा था, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि ज़िंदगी जीने के लिए होती है, यूं ही गंवाने के लिए नहीं। और तब उसने अपना माइंडसेट बदला। चिंता करने से प्रॉब्लम खत्म नहीं हो जाती। ग्रेग ने छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना शुरू किया। उसने महसूस किया कि असल में ज़िंदगी कितनी अनमोल है। और इसी दौरान ग्रेग ने मेडिटेशन करना शुरू किया। इसने उसे मन की शांति पाने में मदद की। नेक्स्ट चैप्टर है टाइम। साशा अपने बीते हुए कल में ही फंसी हुई थी। उसे हमेशा लगता था कि जब वो छोटी थी तब उसे कई चीज़ें करनी चाहिए थी। उसे लगता था कि उसे ज़्यादा बहादुर होना चाहिए था और लोगों से मिलना जुलना चाहिए था। साशा को लगता कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब वो बूढ़ी हो गई है और उसके मन में कड़वाहट भर गई है। रोजर अपने आज यानी कि प्रेजेंट पर गुस्सा है। उसे गुस्सा इस बात का है कि उसने कुछ भी अचीव नहीं किया है। उसे लगता है कि एक अच्छी ज़िंदगी खुद ब खुद चलकर उसके पास आ जाएगी और ये बहुत ही खतरनाक माइंडसेट है। उधर फ्यूचर ने केली को परेशान कर रखा है। उसे लगता है कि मरने से पहले वो जो कुछ करना चाहती है वो कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगी। उसे लगता है कि वो किसी भी पल मर सकती है और ये डरावना विचार उसे कई बार काम करने से भी रोक देता है। आप भी ज़रूर साशा, रोजर और कैली के साथ रिलेट कर पा रहे होंगे, लेकिन ये तीनों जैसी लाइफ जी रहे हैं वो जीने का सही तरीका तो बिल्कुल भी नहीं है। हम सभी किसी न किसी चीज़ से डरते हैं, लेकिन अपनी चिंता को खुद पर हावी मत होने दीजिए। डर डर कर जीना भी कोई जीना है भला। अपने पास्ट के बारे में सोचना ठीक है, लेकिन जो चीज़ आप कर सकते थे उस पर फोकस मत कीजिए, बल्कि उन यादों के बारे में सोचिए जो अच्छी थी, जिन्होंने आपको खुशी और सेटिस्फैक्शन दी थी। याद कीजिए वो समय जब आपने परेशानी में फंसे अपने दोस्त की मदद की थी। याद है जब आपके एक प्रोफेसर ने अच्छी परफॉर्मेंस के लिए आपको शाबाशी दी थी। आज की बात करें तो उन मौक़ों या चैलेंजेस के बारे में सोचिए जिनका आपको सामना करना है। हो सकता है यही चैलेंजेस आपकी अगली अचीवमेंट हों, या ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस भी हो सकता है। हमेशा वो चीज़ें देखिए जो आपकी मदद आगे बढ़ने और एक अच्छा इंसान बनने में कर सकती हैं। आइए अब आते हैं फ्यूचर पर। फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं कह सकते कि क्या होगा। अब इसे ज़रा पॉजिटिव तरीके से देखिए। अभी आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भरने वाले और ज़िंदगी बदलने वाले कितने सारे पल आना बाकी हैं। क्या ये बात आपको एक्साइटेड फील नहीं कराती? नेक्स्ट चैप्टर है द ह्यूमन बीइंग। पैसा, एक सक्सेसफुल कैरियर और एक अच्छा पार्टनर। देखिए, माने या ना माने, लेकिन ये तीनों चीज़ें किसी भी इंसान को बदल सकती हैं और यही विंसेंट के साथ भी हुआ। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ बन गया था, लेकिन सिर्फ उसकी कंपनी ही नहीं बढ़ी थी, उसका ईगो भी बढ़ता जा रहा था। विंसेंट अमीर और पावरफुल हो गया था, लेकिन साथ साथ वो निर्दयी और रूड भी हो गया था। उसे लगता था कि सभी लोग उससे नीचे हैं। विंसेंट बिल्कुल भी हम्बल नहीं था।
वो खुद को आम इंसान नहीं बल्कि एक राजा समझता था और इस माइंडसेट ने विंसेंट को बर्बाद करके रख दिया। पहले उसकी कंपनी सक्सेसफुल थी, लेकिन फिर विंसेंट की कंपनी के एग्जीक्यूटिव जो भी एडवाइस उसे देते थे वो उन्हें रिजेक्ट कर देता था। उन्होंने विंसेंट से कहा कि दूसरे स्टेट में कंपनी की ब्रांच खोलने का प्लान पोस्टपोन कर दें, क्योंकि अभी इकोनॉमी स्टेबल नहीं है। जब इकोनॉमी सही हो जाएगी तब नई ब्रांच खोलना सही रहेगा। मगर विंसेंट ने किसी की एक नहीं सुनी। वो गुस्सा हो गया और वो इसी प्लान के साथ आगे बढ़ गया। मगर एग्जीक्यूटिव्स का कहना सही था। इस समय ब्रांच खोलना बहुत ही खराब आइडिया साबित हुआ। विंसेंट की कंपनी एक ही साल में दिवालिया हो गई। उसने कंपनी के साथ साथ पैसा भी खो दिया। विंसेंट एक बहुत ही खराब इंसान था और इसी वजह से उसकी कोई भी मदद नहीं करना चाहता था। नेक्स्ट चैप्टर है इमोशन। विलियम अपने इमोशंस दिखाने में बिल्कुल नहीं झिझकता है। जब वो छोटा था और जब भी रोता था तब उसके पापा हमेशा उस पर चिल्लाया करते थे। विलियम के पापा कहते थे कि लड़के कभी भी रोते नहीं हैं और इसी टॉक्सिक माइंडसेट की वजह से कई आदमी अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। वो जो फील करते हैं उसे छुपाने या दबाने की कोशिश करते हैं। विलियम ने इमोशन के मामले में ब्रूस ली की एडवाइस फॉलो करने का फैसला किया। अगर गुस्से को बाहर नहीं निकाला गया तो वो दुख या फिर तकलीफ के अलग अलग तरीकों से बाहर आने लगेगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने इमोशंस को बहते रहने दें। दूसरे शब्दों में कहें तो जो आप महसूस करते हैं उसे महसूस कीजिए, दबाइए मत। जैसा आप फील करते हैं उसे एक्सप्रेस करने में कोई बुराई नहीं है। ऐसा करने से आप कमज़ोर नहीं हो जाते, बल्कि इससे आप हेल्दी और खुश रहते हैं। पहले विलियम जब दुखी होता था तब वो कहता था कि वो दुखी नहीं है और इसकी वजह से वो और ज़्यादा दुखी रहने लगा था, क्योंकि वो जो कहता था लोग उसे तुरंत मान लेते थे। विलियम गुस्से का भार कई दिनों तक अपने ऊपर लादे रहता था। जो लोग उसके गुस्से के कारण नहीं थे, बाद में उन पर भी उसका गुस्सा निकलता था। इस वजह से विलियम के रिश्ते खराब होने लगे थे। ब्रूस ली की एडवाइस ने विलियम की बहुत मदद की। विलियम के लिए एकदम से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना इतना आसान नहीं था, इसलिए विलियम ने धीरे धीरे ऐसा किया। वो खुद ये सोचता था कि क्या मैं दुखी हूँ, क्योंकि पहले उसे लगता था कि वो ठीक है। अब जो वो फील करता है उसे नकारता नहीं बल्कि मानता है और अब वो अपने इमोशंस को बहने देता है। इसने विलियम की पॉजिटिव इमोशंस को ज़्यादा गहराई से महसूस करने में भी मदद की। अब जब वो खुश होता है तो बहुत खुशी महसूस करता है। जब वो एक्साइटेड होता है तो अपनी स्माइल रोक ही नहीं पाता है। लव, प्यार दुनिया का सबसे प्यारा एहसास है। ये सबसे प्योर फीलिंग भी है। प्यार भी अलग अलग तरह का होता है, जैसे अपने परिवार के लिए, दोस्तों के लिए, पार्टनर के लिए। आप अपने साथ काम करने वालों और बस में दिखने वाले किसी अनजान आदमी से भी प्यार कर सकते हैं। ब्रूस ली की सलाह है कि पूरी शिद्दत से प्यार करो। अगर आप किसी से प्यार करते हो तो उसके साथ सच्चे बनकर रहो। ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि आप किसी से प्यार भी करें और उनसे झूठ भी बोलें। अगर प्यार है तो वहाँ घमंड या स्वार्थ के लिए जगह नहीं होगी। अपने पहले प्यार के बारे में सोचिए। हो सकता है कि उस समय आपका दिल पहली बार टूटा हो। सालों बाद भी आप उसे पूरे तरीके से भूल नहीं पाए होंगे। आपके अंदर आज भी एक हिस्सा होगा जो अभी भी उनसे प्यार करता होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि असल में प्यार कभी खत्म नहीं होता। हो सकता है कि आपके पहले प्यार ने आपकी फीलिंग को ठुकरा दिया हो, लेकिन ये भी ठीक है, क्योंकि जानते हैं इससे क्या होता है। जो प्यार आपने अपनी तरफ से दिया था वो प्यार एक दिन लौट कर जरूर आता है। वो आपके दिल में आएगा और आपके दिल को साफ कर देगा। पहला प्यार एक लो की तरह होता है, सुंदर, पैशनेट, जुनून से भरा हुआ। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि वो प्यार जल्दी खत्म भी हो जाता है। मगर प्यार का एक और रूप भी है,
ये वही है जो आप अभी अपने सबसे करीबी इंसान के बारे में फील कर रहे हैं। ये प्यार कोयले की तरह होता है, ये लंबे समय के लिए रहता है और जल्दी खत्म नहीं होता। बहरहाल जो भी प्यार आपके रास्ते में आए उसे आप अपनाइए। अगर कोई आपसे प्यार करता है तो उसे वापस प्यार दीजिए। इंसान को कितना भी प्यार मिल जाए, थोड़े और प्यार के लिए हमेशा जगह होती ही है, मगर ये प्यार एहसास की बात है। नेक्स्ट है फिलॉसफी। विवेन को किताबें बहुत पसंद है। उसे जो भी बुक मिलती है वो उसे पढ़ती है। वो फिक्शन और नॉन फिक्शन दोनों तरह की किताबें पढ़ना पसंद करती है। पढ़ना आपके ब्रेन के लिए खाने की तरह होता है। ये आपके लॉजिक, क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को बढ़ाता है। विवेन अपनी क्लास में सबसे होशियार स्टूडेंट्स में से एक है, मगर जब बात आती है फिलॉसफी की तो विवेन थोड़ा हिचकिचाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि फिलॉसफी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, लेकिन ब्रूस ली की एक एडवाइस ने विवेन को इसे पढ़ने के लिए मना ही लिया। फिलॉसफी का मतलब होता है जानना, समझना और सोचना। फिलॉसफी इस चीज़ पर फोकस नहीं करती है कि आखिर कोई चीज़ कैसे बनी, वो इस पर फोकस करती है कि आखिर वो चीज़ है क्या और क्यों मौजूद है। ब्रूस ली को भी ज्ञान तभी मिला जब उन्होंने फिलॉसफी पढ़ी। उन्हें तब महसूस हुआ कि उनके थॉट्स कितने बचकाने और गलत थे। सबसे पहली बात कि इन्हें पढ़ने से उसे जीवन का मकसद मिला। ब्रूस ली ने बहुत सोचा कि आखिर धरती पर उनके जन्म लेने का उनका मकसद क्या है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? आप किस लिए जी रहे हैं? हर सुबह अपना दिन शुरू करना, इसके पीछे आपका क्या पर्पस है? सोचिए और नोट कीजिए, और हो सके तो कमेंट सेक्शन में भी लिखिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, और ये है अनवर्क। हर चीज़ का कुछ ना कुछ दूसरा पहलू होता ही है। जैसे जहाँ प्यार होगा तो वहाँ नफरत भी होगी, जहाँ पर खुशी होगी तो वहाँ पर गुस्सा भी होगा, जहाँ एक्साइटमेंट होगी वहाँ बोरियत भी होगी। दुनिया बड़ी प्रैक्टिकल है और काम के मामले में भी ऐसा ही होता है। अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपको रिवार्ड मिलेगा, अगर आप अच्छा काम नहीं करते हैं तो फिर इनाम नहीं मिलेगा। जब आप रिवॉर्ड या इनाम के बारे में सुनते हैं तो आपके मन में सबसे पहले क्या आता है? हो सकता है कि आप हैरी जैसे हों। हैरी के लिए इनाम का मतलब है पैसा, प्रमोशन या फिर गिफ्ट सर्टिफिकेट। वो एक अकाउंटेंट के तौर पर बहुत मेहनत करता है। जब उसे पता चलता है कि उसका प्रमोशन होने वाला है तो वो बहुत खुश हो जाता है। या हो सकता है कि आप डेरेक की तरह हों। डेरेक तो अपने काम को ही इनाम की तरह देखता है। वो एक पेंटर है जो अपनी हर आर्ट में अपना प्यार, अटेंशन और पैशन डाल देता है। डेरेक तब तक कोई पेंटिंग नहीं बेचता है जब तक कि वो उससे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो जाता। रिवॉर्ड के लिए ये दोनों डेफिनेशंस अपनी अपनी जगह सही हैं, लेकिन ब्रूस ली डेरेक वाली इनाम की डेफिनेशन को और ज़्यादा बेहतर मानते हैं। अपने काम पर नाज करना और उसे इनाम के रूप में देखना एक अलग तरह की खुशी देता है। इससे आप और अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट होते हैं। ब्रूस ली ने जादू से एक ही दिन में मार्शल आर्ट्स में नाम नहीं कमा लिया था। उन्होंने कई साल इसमें महारत हासिल करने के लिए खून पसीना बहाया है। अगर आप वाकई में किसी चीज़ को लेकर पैशनेट हैं तो आप उसमें एफर्ट ज़रूर लगाएंगे। सक्सेस। हर इंसान के लिए सक्सेस का मतलब अलग अलग होता है। पैम के लिए सक्सेस का मतलब है एक बड़ा परिवार होना। वहीं एंड्रिया के लिए सक्सेस का मतलब है अपने 30s में एक अच्छा कैरियर होना। फ्रैंक के लिए सक्सेस का मतलब है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना। मगर ब्रूस ली कहते हैं कि सक्सेस का सिर्फ एक ही डेफिनेशन है, और वो है अच्छी नीयत के साथ कुछ करना। इसका मतलब किसी काम को पूरे मन से करना भी है, और अंततः आप बिना लोगों की सपोर्ट के सक्सेस नहीं पा सकते। पैम अपने पार्टनर और दोस्तों के बिना एक बड़ा परिवार नहीं पा सकती हैं। वहीं एंड्रिया अपना करियर बिना मेंटर और कलीग्स के नहीं बना सकती हैं। फ्रैंक ने अगर फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में सेमिनार और लेक्चर ना सुने होते तो वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होता।
लेकिन अगर आप अभी तक नहीं जान पाए हैं कि आपके लिए सक्सेस का क्या मतलब है, तो चिंता मत कीजिए। आप अकेले नहीं हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है। बस जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है उनका फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिए। दूसरे शब्दों में कहें तो अवेयर रहिए और तैयार रहिए। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप मेडिसिन की पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन पैसों की वजह से आप नहीं कर पा रहे हैं। आप फ्रस्ट्रेट होते जा रहे हैं क्योंकि आप सच में डॉक्टर बनना चाहते हैं। जब आप स्कॉलरशिप की तलाश में ऑनलाइन सर्च कर रहे थे, तब आपको एक पोस्ट दिखाई देता है जिसमें लोकल हॉस्पिटल को वॉलेंटियर्स की ज़रूरत थी। आप तुरंत उसके लिए रजिस्टर कर देते हैं। आपने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि इससे आपको मेडिकल स्कूल के लिए पैसे मिल जाएंगे, बल्कि ऐसा करने के पीछे इसके दो कारण थे। पहला, आप लोगों की मदद करके जो सपना आपने देखा है उसकी शुरुआत कर सकते हैं, और दूसरा, आप वहाँ के डॉक्टर और नर्स से मेडिकल स्कूल में एडमिशन लेने के लिए मदद मांग सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है नो माइंडेडनेस वू सिन। कुछ ना सोचने का मतलब दिमाग का खाली होना नहीं है। एलन वाट्स एक फिलोसफर और स्पीकर हैं जिन्होंने नो माइंडेडनेस को होलनेस यानी कि संपूर्णता के रूप में बताया है। ये तब होता है जब मन आसानी से और खुलकर काम करता है। इसमें मन को खुद सोचने दिया जाता है। नो माइंडेडनेस को एक बहती हुई नदी की तरह सोचिए। इसमें कोई रुकावट नहीं होती है, ये बस लगातार बहती रहती है। वूसिन या फिर नो माइंडेडनेस को अपने नेगेटिव इमोशंस पर अप्लाई किया जा सकता है। टेरेंस बहुत जल्दी दुखी हो जाता है। उसे छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है। एक छोटी सी परेशानी से उसका पूरा दिन खराब बीतता है। टेरेंस ने महसूस किया कि ऐसा करके तो वो खुद की ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा है। फिर उसने वूसिन के बारे में सुना। वूसिन का मतलब अपनी फीलिंग्स को नकारना नहीं है। इसका मतलब है कि वो जो भी फील कर रहे हैं उसे अपने शरीर में आराम से बहने दो। गुस्से को एक सांस की तरह देखो जिसे आप अंदर ले रहे हैं और बाहर निकाल रहे हैं। गुस्से को अपनी बॉडी में रहने नहीं देना चाहिए, इसे बहने दो। आपके थॉट्स और फीलिंग्स बह सकते हैं। मेडिटेशन का नाम सुनकर आपके दिमाग में एक इमेज ज़रूर बनती होगी कि कोई इंसान पालथी मार के योगा मैट पर बैठा हुआ है, हल्की सी हवा चल रही है और एकदम शांति और खामोशी है। मेडिटेशन आपको ज्ञान देता है। ये आपको मेंटल और फिजिकल चीज़ों से अलग करता है। इसका ये मतलब भी है कि मेडिटेशन करते वक्त आपको खुद पर प्रेशर नहीं डालना है। आप जैसे हैं वैसे ही मेडिटेशन कीजिए। आपको कुछ और बनने की कोशिश नहीं करना है। मेडिटेशन किसी मकसद के लिए नहीं किया जाता है और ना ही इसे करने के बारे में कोई स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है। मेडिटेशन का सीधा सा मतलब है अपने मन को फ्री करना या उसे रिलैक्स करने देना। क्विन और पॉल दोनों अलग अलग तरीके से मेडिटेशन करते हैं। क्विन को लगता है कि उसे मेडिटेशन एकदम परफेक्टली करना चाहिए। अगर मेडिटेशन करते समय उसका दिमाग कहीं और चला जाता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। उसे लगता है कि वो इसे अच्छे से नहीं कर रही है। मेडिटेशन के बाद क्विन बहुत थका हुआ महसूस करती है, लेकिन फिर वही बात आती है कि मेडिटेशन करने का कोई रूल नहीं होता है। मेडिटेशन का मतलब है मन को फ्री छोड़ दो। अगर आप क्वीन की तरह बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे तो फिर वो मेडिटेशन नहीं कहलाएगा। वहीं पॉल अपने मन को शांत करने के लिए मेडिटेशन करता है। वो अपने मन को जो सोचना चाहे या जहां वो जाना चाहे जाने देता है और मेडिटेशन के बाद पॉल को बहुत हल्का महसूस होता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ब्रूस ली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को ये बताकर एक्सप्लेन करते हैं कि आखिर ये क्या नहीं है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब कुछ प्रिंसिपल्स को बस मान लेना नहीं है। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एनी एक आर्टिस्ट है और वो बिल्कुल अपनी टीचर की तरह बनना चाहती है। एमी भी वैसे ही ड्राइंग करती है जैसे उसकी टीचर करती है। एमी अपनी टीचर जैसा बनने में इतनी उलझ गई है कि वो कभी एक आर्टिस्ट के तौर पर ग्रो नहीं कर पाएगी। उसका अपना कोई ओरिजिनल आर्टिस्ट स्टाइल ही नहीं है क्योंकि वो अपनी टीचर को कॉपी करने में बिजी रहती है।
इसलिए एमी सेल्फ एक्चुअलाइज्ड नहीं है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब किसी को कॉपी करना नहीं होता है। इसका मतलब है खुद को पहचानना या आप जैसे हैं वैसे ही रहना और वैसा ही स्वीकार करना। यानी आपको खुद पर भरोसा है और आप खुद को एक्सप्रेस करने में डरते नहीं हैं। लेकिन खुद जैसा बनने की शुरुआत आखिर कोई करे तो कहाँ से करे। तो एमी जैसे मत बनिए। अपना पोटेंशियल किसी को कॉपी करने में वेस्ट मत कीजिए। आपकी एनर्जी और एफर्ट कहीं और काम में लाई जा सकती है। अपनी जिंदगी के मकसद के बारे में सोचिए। आप अपने पीछे क्या छोड़कर जाना चाहते हैं। अगर आपको पता चल जाए कि आपकी ज़िंदगी के कितने दिन बचे हैं तो आप क्या करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपका एक ही मिशन हो। जब तक आप संतुष्ट ना हो जाएं, तब तक आप जितने चाहें उतने मिशन पूरे कर सकते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब है खुद पर भरोसा होना। जी हाँ, और ये बेहतर बनने का भी एक तरीका है। आप जो हैं उस पर आपको गर्व होना चाहिए। लेकिन आपको इस बात को समझने के लिए हम्बल रहना होगा कि इम्प्रूवमेंट की हमेशा जगह होती है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब है खुद को लेकर ईमानदार रहना। अपने बारे में हर बात को सेलिब्रेट कीजिए। आपकी इंटेलिजेंस, आपकी काइंडनेस, आपकी पर्सनैलिटी, सब कुछ। आप में जो कमियां हैं उन्हें छुपाइए मत। जैसे कि हो सकता है कि आपको बहुत जल्दी गुस्सा आता हो, तो कोई बात नहीं, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। अगर आप अपना बुरा साइड छुपाने लगे तो फिर आप ईमानदार नहीं रह जाएंगे। अपने अंदर गिल्ट मत रखिए, लेकिन हमेशा खुद को इम्प्रूव करते रहने की इच्छा को बनाए रखिए। यिन और यांग एक सिक्के के दो पहलू हैं। यिन को हमेशा काले रंग से दिखाया जाता है। ये अंधेरा, नेगेटिविटी और रात को दिखाता है। और सफ़ेद रंग यांग है। ये रोशनी, पॉजिटिविटी और दिन को दिखाता है। यिन यांग का कॉन्सेप्ट ये है कि हर चीज़ का अंत जरूर होता है। अगर अंधेरा यानी कि यिन है तो रोशनी यानी कि यांग भी होगा। जहाँ कुछ काम लगातार होगा तो वहीं आराम भी होगा। जिंदगी भी यिन यांग की तरह ही है। ये हमेशा बदलती रहती है, कभी भी एक जैसी नहीं रहती। तो यिन यांग के कॉन्सेप्ट का क्या फ़ायदा है। आप चाहे जितना भी चाहें या जितनी भी कोशिश कर लें, आपको हमेशा वो नहीं मिल सकता जो आप चाहते हैं। आप हमेशा तरक्की नहीं कर सकते और ना ही हमेशा खुश रह सकते हैं। और ये बात आप जितनी जल्दी समझ लेंगे उतना ही अच्छा होगा। कुछ अच्छा होने के बारे में ज़रूर सोचिए, लेकिन कुछ गलत नहीं होगा ऐसा भी मत सोचिए। याद रखिए कि ज़िंदगी हमेशा आपके हिसाब से नहीं चलेगी। पॉली यिन यांग के कॉन्सेप्ट को बखूबी समझती है। वो समझती है कि ज़िंदगी में हमेशा उतार चढ़ाव होते रहेंगे। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जब वो किसी चीज़ में कामयाब नहीं होती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। लेकिन जो चीज़ उसे हिम्मत देती है, अच्छा महसूस कराती है, वो ये है कि वो दोबारा कोशिश कर सकती है। पोली ये भी जानती है कि उसके बुरे दिन हमेशा के लिए नहीं रहेंगे, आगे अच्छे दिन भी ज़रूर आएंगे। और अब कंक्लूज़न, यानी कि जो भी हमने सीखा है उन की पॉइंट्स को हम रिवाइज कर लेते हैं। तो इस समरी में आपने वो प्रिंसिपल जाने जिन्हें ब्रूस ली अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ किया करते थे, अपनाते थे। ऐसे भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो वो अपने स्टूडेंट्स को भी बताते थे। आपने एक इंसान की ज़िंदगी के अलग अलग एरिया के बारे में ब्रूस ली के नज़रिए को जाना। सबसे पहले आपको हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। आप सब कुछ नहीं जानते हैं। आपकी अभी की नॉलेज या आइडिया से अगर कुछ अलग हो या उसके खिलाफ जाता हो तो उसके लिए भी अपना दिमाग खुला रखें। दूसरा, आपने समय के बारे में सीखा, पास्ट के बारे में सिर्फ अच्छी बातें याद रखिए जो आपको खुशी दे सके। प्रेजेंट आपको जो भी मौके दे रहा है उसमें अपना 100% दीजिए और फ्यूचर आपके लिए क्या क्या लेकर आ सकता है उसके लिए अपनी एक्साइटमेंट बरकरार रखिए। तीसरा, आपने हम्बल यानी विनम्र बने रहने के बारे में सीखा। आप कोई पोजीशन, सैलरी और दौलत नहीं हैं। सबसे पहले आप एक इंसान हैं।
इन दिखावटी चीज़ों को खुद पर हावी मत होने दीजिए। चौथा, आपने सीखा कि वेनरेबल दिखने के लिए भी बहुत हिम्मत लगती है। अपने इमोशन को खुलकर एक्सप्रेस कीजिए। ये आपको सिर्फ इमोशनल रूप से हेल्दी नहीं रखता है, बल्कि ये फिजिकली और मेंटली भी बहुत फायदा पहुंचाता है। पांचवा, आपने काम को अलग नज़रिए से देखना सीखा। आपके मन को जो शांति दे आप वो काम कर सकते हैं, लेकिन आप वो काम भी कर सकते हैं जिससे आपका करियर अच्छा बने। सबसे ज़रूरी है कि आप जो भी काम करें उसमें एफर्ट लगाएं। छठा, आपने नो माइंडेडनेस का कॉन्सेप्ट सीखा। वुशिन या नो माइंडेडनेस का मतलब होता है अपने थॉट्स और इमोशंस को खुलकर आने जाने दो। सातवां, आपने यिन यांग के बारे में समझा। जिंदगी में हमेशा कुछ अच्छा, कुछ बुरा या उतार चढ़ाव होता रहेगा, इसलिए हर अच्छे पल को एंजॉय कीजिए और हर बुरे दिन से कुछ सीखिए। आपको ज़िंदगी कैसी जीनी चाहिए ये आपको कोई नहीं बता सकता है, लेकिन महान लोगों के जीवन से सीख लेने में कोई बुराई नहीं है। अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए और उसे ऐसे जीने की कोशिश कीजिए कि जब आप बूढ़े हो जाएं तब आपको कोई पछतावा ना हो। परफेक्ट लाइफ नहीं, बल्कि अच्छी लाइफ जीने की कोशिश कीजिए और आप ऐसा करने में कामयाब होंगे। यही हमारी तरफ से आपके लिए शुभकामनाएं हैं। तो इसी मोड़ पर ये समरी समाप्त होती है। कॉपी नहीं करना है, आजमाना है, जो इस समरी की मेरे लिए सबसे बड़ी सीख है। आपको कौन से सबक ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया ज़रूर बताइएगा। आप हमें ये भी सजेस्ट कर सकते हैं कि अगली समरी कौन सी सुनना चाहते हैं। इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। तो चलिए फिर जल्द होगी मुलाकात एक शानदार बुक समरी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।